आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना नया लेक्चर रिएजेंट का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार स्टीरियोकेमिस्ट्री का रिएजेंट केमिस्ट्री में हमारे पास रोल क्या है। देखो, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट ही क्वेश्चन से करता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आप लोगों को मैंने कल ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था इस तरीके से। आपके पास एक साइक्लोहेक्सेनोन है और साइक्लोहेक्सेनोन के सामने क्या है, LiAlH4, और आप सारी कंडीशंस जानते हो किस तरीके से वर्कअप वगैरह होगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि इस LiAlH4 से क्या आएगा, H- आएगा, और ये H- एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा और आपके पास इस तरीके से यहाँ पर वर्कअप करवा के ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं और आपने कल यही सिखाया था। तो जो ये आप बात सीख रहे हो, ये वाली जो बात है ये 12th क्लास वाली बात है। मतलब इतना हम लोग 12th क्लास के लेवल पर बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा MSc लेवल पर जाने वाले हैं जहां पर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के पोर्शन को समझना है। तो अगर मैं इसी ही क्वेश्चन की बात करता हूं तो हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा आता है। देखना, ये साइक्लोहेक्सेनोन है और यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, LiAlH4, और मैं यहां पर वर्कअप करवा देता हूं। तो अब आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने ऊपर वाले में नहीं करवाया। यहाँ पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हायर वाले पढ़ रहे हो तो यहाँ पर वर्कअप अपने याद करवाना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लिखा फिर भी हमें इतनी समझदारी होनी चाहिए। अब इस वाले केस में आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, इस बात को ही बहुत अच्छे से ध्यान देना है। या तो इस तरीके से बन सकता है यहाँ पर OH और H, या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर इस बार OH यहाँ पर आ जाए और H यहाँ पर आ जाए। आपको पता है ये रिप्रेजेंटेशन डैश वेज रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अब सुनो, पक्की बात है इन दोनों ही प्रोडक्ट में से कोई ना कोई तो मेजर होगा और कोई ना कोई तो माइनर होगा। मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम बात करते हैं, इस ही कॉन्सेप्ट का नाम होता है हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है, यह प्रोडक्ट आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं और स्टीरियो आइसोमर्स होने के बाद इसमें मेजर और माइनर आ रहा है, और मेजर माइनर कॉन्सेप्ट आने के बाद इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुका है कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। अब आपका बार बार एक ही सवाल चल रहा है कि सर आखिरकार ये हुआ कैसे। मतलब हम लोगों को ये बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन ये कैसे हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको इस ही पॉइंट को समझाता हूं, फिर मैं आपको सेलेक्टिविटी के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा। तो देखो, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको मेरी नजरों से देखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर आपकी नजरों से मतलब क्या है, मेरी नजरों से मतलब ये है सिंपल सा, आप इसको इस तरीके से देख रहे हो, लेकिन मैं इस ही सवाल को इस तरीके से देखता हूं। और आपको पता है कि जो साइक्लोहेक्सेनोन होता है, मतलब इसमें साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन हमेशा किसमें होती है, चेयर फॉर्म में होती है। तो मैंने इसको चेयर फॉर्म में बना दिया। तो आधे तो यही डर गए होंगे कि सर इस सवाल को ऐसे भी देख सकते हैं। तो यही बात है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए आपको इमेजिनेशन चाहिए और चीजों को समझना है। इसलिए हमेशा जब भी साइक्लोहेक्सेनोन सिस्टम आएगा तो इसको चेयर फॉर्म में बदलते हैं, ऐसा टीचर आपको पढ़ाते हैं। और रीजन भी यही है क्योंकि इसी में हमें अच्छे समझ में आता है कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। अब देखो, अब यहां से आपके पास H- आएगा। मैं यहां से LiAlH4 की बात नहीं कर रहा, अब ये H- आएगा। तो अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऊपर से अटैक कर सकता है या फिर ये नीचे से अटैक कर देता है। और अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं, ऊपर को हम लोग बोलते हैं एक्सियल और नीचे को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो सवाल ये आ रहा है कि सर आखिरकार ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक्सियल अटैक करेगा या इक्वेटोरियल अटैक करेगा, ये कैसे समझ में आने वाला है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो एक बार मैं अटैक करवा के बताता हूं। देखो, अगर एक बार मैं एक्सियल अटैक करवाता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से, तो एक्सियल अटैक करवा के क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आएगा तो ये वाला ग्रुप नीचे की तरफ जाएगा और डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरीके से H और यहाँ पर O-। बाद में हम वर्कअप करवा देंगे तो वर्कअप के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? वर्कअप अपने आप करवाना है, इसको दिल पे नहीं लेना है। अगर मैं इस केस में इक्वेटोरियल अटैक की बात करता हूं तो इक्वेटोरियल अटैक में क्या होगा, आप बोलोगे इक्वेटोरियल अटैक में इस ही चेयर फॉर्म में यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो एक बात गौर कीजिए, जब आप एक्सियल अटैक करवा रहे हो तो ये जो ग्रुप था वो नीचे की तरफ जा रहा है, और जब आप इक्वेटोरियल अटैक करवा रहे हो ये ग्रुप ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो अगर आप जरा ध्यान से देखोगे, ध्यान से, अगर मैं इस ही को दोबारा से इस सिस्टम में बदलना चाहूं तो कैसे बदलूंगा? इस ही सिस्टम में दोबारा से बदलना चाहूं तो इसी सिस्टम में हम यहाँ पर एक्सियल, और आपको अच्छे से पता है ये वाली बॉन्ड क्या होती है, एक्सियल होती है, और ये वाली बॉन्ड क्या होती है, इक्वेटोरियल होती है। बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है। ऐसे ही ये वाली बॉन्ड क्या होती है, आपके पास एक्सियल होती है, और ये वाली बॉन्ड क्या होती है, आपके पास इक्वेटोरियल होती है। तो अगर ये बात समझ में आ रही है, जब आप इसको दोबारा से इस सिस्टम में बदलोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। तो अब आपका एक सवाल और आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो चेयर फॉर्म में क्या होती है, फ्लिपिंग होती है, फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग होने से ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो इसीलिए क्या होता है फ्लिपिंग में, एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बन जाती है और इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल बन जाती है। तो हम लोग ऐसे वाले क्वेश्चनों में इक्वेटोरियल पर बल्कि ग्रुप लगा देते हैं, और इस बल्कि ग्रुप लगा देने से यहाँ पर सिस्टम क्या हो जाता है, लॉक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लिपिंग खत्म हो जाती है। क्योंकि जो चेयर फॉर्म होती है साइक्लोहेक्सेन की, उसमें फ्लिपिंग देखने को मिलती है, तो फ्लिपिंग बंद हो जाए उसकी वजह से आपने हमेशा देखा होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप रहता है। तो जब भी कोई बल्कि ग्रुप रहता है वो कहाँ रहता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहता है। तो अगर आपको ये बात इतनी सी समझ में आ रही है तो पूरी कहानी यही चलने वाली है कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि अटैक कहां से होगा। तो अब हमारे साइक्लोहेक्सेनॉन सिस्टम में अटैक को समझाने के लिए सीप्लेक मॉडल होता है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं, फिर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को समराइज करते हैं। तो हमने अभी तक यही सीखा कि आखिरकार हमें साइक्लोहेक्सेन के सिस्टम को चेयर फॉर्म में बनाकर हमेशा क्वेश्चंस करने हैं। अब सवाल हमारे पास यही आ रहा है कि सर अटैक कहां से होगा। तो देखो मैं दोनों ही अटैक करवा के आपको दिखाता हूं। मान लो मैं अगर सबसे पहले एक्सियल अटैक करवाता हूं तो एक्सियल अटैक में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। आप बोलोगे सर यहां पर कुछ इस तरीके से सिस्टम है, बिल्कुल, और यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, बिल्कुल। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो ऊपर से अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करने से कुछ ऐसा हो जाएगा। और आपको पता है हर सिग्मा के अपोजिट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होती है, हर बॉन्डिंग के अपोजिट में एंटी बॉन्डिंग होता है। तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो यहाँ पर जो H बॉन्ड है और वो जो यहाँ पर H बॉन्ड है इसके द्वारा डोनेट से यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो जिससे सिग्मा टूटेगा। जब भी एंटी बॉन्डिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो सिग्मा टूटता है, उसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है। ये बेसिक सा MOT वाला कॉन्सेप्ट है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो इस वाले केस में हमारे पास कौन है, CH डोनर है। इस वाले केस में कौन है, CH बॉन्ड डोनर है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो CH बॉन्ड है वही आपका डोनेट कर रही है। अब लेकिन मैं अगर आपसे बात करता हूँ आपके पास इक्वेटोरियल अटैक कि आखिरकार इक्वेटोरियल अटैक में हमारे पास क्या कंडीशन होने वाली है। तो इक्वेटोरियल अटैक में आपके पास दोबारा से इस तरीके से चेयर फॉर्म है, बिल्कुल, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड है। अब आप बोलोगे सर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस बार नीचे से आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा, तो इसके अपोजिट में इस तरह से एंटी बॉन्डिंग होगा। अब देखो यहां पर इस एंटी बॉन्डिंग में ये जो आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रही हैं इनका डोनेशन होगा। इस पॉइंट को समझना है। मतलब इस बार क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड डोनेट कर रही हैं उसके एंटी बॉन्डिंग में, और यहीं से अब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं CH बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो आप बोलोगे सर कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका डोनेशन भी बहुत वीक होगा, तो हम बोलेंगे ये वाली पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी। तो इसी की वजह से ऑलवेज प्रेफर एक्सियल अटैक। तो आज के बाद ये पॉइंट समझना है कि हमेशा जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो कौन सा अटैक प्रेफर करता है, एक्सियल अटैक प्रेफर करता है अकॉर्डिंग टू सीप्लेक मॉडल। अब सुनिएगा, लेकिन अब अपने फालतू के कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं बनाने हैं कि क्या हमेशा ही एक्सियल अटैक होगा। तो सुनो, ये जो एक्सियल अटैक होगा ये डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन रिएजेंट। अब यहां से रिएजेंट की केमिस्ट्री स्टार्ट है जो कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेट करना है। तो सुनिएगा, रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं जो मैंने क्लासिफाई किए हैं। एक तो रिएजेंट वो होते हैं जो हल्की रिएजेंट होते हैं, हल्की कोई वर्ड नहीं है लेकिन फिर मैं लिखता हूं, जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा ना हो। और एक रिएजेंट वो होते हैं जो बल्की रिएजेंट होते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो भी हल्की रिएजेंट होते हैं तो उस केस में हमेशा अटैक क्या होगा, एक्सियल अटैक होगा। दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से फिट कर लो कि साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में हर कोई न्यूक्लियोफाइल एक्सियल अटैक
अटैक करना ही चाहता है, लेकिन कुछ वजह होती है जिसकी वजह से जो बल्की रिएजेंट होता है उसको मजबूरी में इक्वेटोरियल अटैक करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर मेंशन भी करने वाला हूँ मजबूरी में। अब हमें बस यही सीखनी है कि सर आखिरकार वो मजबूरी क्या है जिसकी वजह से बल्की रिएजेंट को मजबूरी में इक्वेटोरियल अटैक करना पड़ता है। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको उस क्वेश्चन से स्टार्ट किया तो मैंने बोला सबसे पहले जितने भी साइक्लोहेक्सेनॉन सिस्टम होते हैं उनको चेयर फॉर्म में बदलो। जब आपने चेयर फॉर्म में बदला तो आपके पास सवाल आया कि सर आखिरकार अटैक एक्सियल होगा या इक्वेटोरियल होगा। तो मैंने बोला इस कॉन्सेप्ट को हम सीप्लेक मॉडल से समझते हैं। जब सीप्लेक मॉडल से समझा तो हमने सोचा कि CH बॉन्ड वीक होता है और CC बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो यहाँ तो डोनेशन पॉसिबल नहीं होता। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड भी नहीं टूटेगा, और सिग्मा बॉन्ड भी नहीं टूटेगा तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी प्रीफर नहीं हो पाएगा। तो हम बोलेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास हमेशा जो अटैक होता है वो एक्सियल अटैक होता है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हमारे पास दिमाग में हमेशा नहीं चलना चाहिए कि क्या हमेशा ही एक्सियल अटैक होगा, बिल्कुल नहीं। डिपेंड करता है ऑन रिएजेंट। अगर रिएजेंट हल्की रिएजेंट है, बहुत ही छोटे मोटे रिएजेंट हैं, तो हमेशा एक्सियल अटैक करेंगे। लेकिन यदि कोई बल्की रिएजेंट आ जाते हैं तो उनकी वजह से जो अटैक होता है वो इक्वेटोरियल अटैक होता है मजबूरी में। अब इस मजबूरी को हमें समझना है कि सर आखिरकार ऐसा क्या होगा कि जब रिएजेंट बल्की आ जाए तो उस केस में हमारे पास अटैक इक्वेटोरियल होने वाला है। तो चलिए समझते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आखिरकार यदि हमारे पास कोई साइक्लोहेक्सेनॉन सिस्टम है तो उस साइक्लोहेक्सेनॉन सिस्टम में हमारे पास यदि कोई बल्की रिएजेंट है तो वह जो बल्की रिएजेंट होता है वो अटैक हमेशा कहां से प्रेफर करता है, इक्वेटोरियल से प्रेफर करता है। तो इसका सवाल अभी भी बरकरार है कि सर आखिरकार यहां पर जो इक्वेटोरियल अटैक होगा वही प्रेफर क्यों होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस बल्की रिएजेंट का एक्सियल अटैक ही करवाते हैं। एक बार सबसे पहले क्या करवाते हैं, एक्सियल अटैक। पहले जैसे ही मैं एक्सियल अटैक करवा के आपको समझा दूंगा कि एक्सियल अटैक क्यों नहीं होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा इक्वेटोरियल अटैक ही क्यों होगा। तो देखो जब आपने इसका एक्सियल अटैक करवाया इस तरीके से तो ये वाला ग्रुप नीचे हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिस्टम ये कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो यहाँ पर O- और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NU। और जैसे ही आप इसका वर्कअप करवाओगे, वर्कअप करके क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है और ये पोजीशन 3 है। और 3 पोजीशन पर क्या लगा है, H लगा है। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है और यहाँ पर क्या है, 3 पोजीशन है। और 3 पोजीशन पर क्या लगा है, H लगा है। आप लोगों ने अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है जो यहाँ 3rd पोजीशन पर H होते हैं और ये जो 1 पोजीशन पर यहाँ पर ग्रुप लगा होगा तो इनके बीच में आपको एक तरीके से रिपल्शन देखने को मिलता है और इसी को हम बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। ये जो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है एक तरीके से रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है जो कि सिस्टम को लेस स्टेबल बनाता है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से कोई भी बल्की रिएजेंट रहा होगा तो बल्कीनेस नेचर होने की वजह से यहाँ पर रिपल्सिव नेचर ज्यादा होगा, मतलब 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन ज्यादा होगा जिसकी वजह से वह इक्वेटोरियल से अटैक करना प्रेफर करता है एज कंपेयर टू एक्सियल। तो सुनिएगा, एंड में अगर हमारे पास एक कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन सिंपल सा ये है, क्या है ये, कि हमारे पास कोई भी अगर रिएजेंट है, कोई भी रिएजेंट है तो वो हमेशा कहां से प्रेफर करेगा, एक्सियल अटैक प्रेफर करेगा। लेकिन वो इक्वेटोरियल अटैक तब ही करेगा जब उसके बल्कीनेस नेचर क्या होगा, ज्यादा, मतलब वहां पर क्या लगेगा, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल आपसे लिया और वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉन सिस्टम है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से CH ट्रिपल बॉन्ड C- ये वाला न्यूक्लियोफाइल ले लिया। अब जब आप इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे, मैंने क्या बोला, हमेशा आपको हर न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक्सियल से करवाना है। तो जब आप इसका एक्सियल से करवाओगे तो ये वाला सिस्टम ऐसे बनेगा। तो आपके पास देखो, ध्यान से ऐसा कुछ बन जाएगा। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H और यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा OH। अब आप खुद देखिए, क्या इस H का इस वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई भी इंटरेक्शन देखने को मिलेगा? हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एकदम सीधा इस तरीके से लीनियर की फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं पर आपसे एक और एग्जांपल की बात करता हूं और वो एग्जांपल कुछ इस तरीके से, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है।
C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हम लेते हैं CH3 माइनस, इस तरीके का हमने ले लिया। CH3 माइनस Li प्लस कुछ समथिंग रहा होगा। तो जब आप इसका अटैक करवाओगे तो आप बोलोगे सर इसका अटैक हम चलो एक्सेल ही करवाएंगे। मरते दम तक हमेशा एक्सेल ही अटैक करवाना, लेकिन जब आप सिस्टम बनाओगे तो वहां देख लेना क्या 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा। यदि 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होगा तो हम लोग एक्सेल अटैक नहीं करवाएंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक्सेल अटैक करवाया। करवाने पे क्या होगा, ये वाला OH वर्कअप के बाद आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा CH3। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अगर मैं इस CH3 को बनाता हूं तो इस तरीके से बना लेंगे हम लोग CH3, और यहां पर आपके पास H होगा और यहां पर आपके पास H होगा। अब इस वाले केस में यहां पर आपके पास डाई एक्सियल इंटरेक्शन हो जाएगा, मतलब इस वाले केस में 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए इस बार ये वाला जो इक्वेटोरियल एक्सियल अटैक है वो प्रीफर नहीं होगा, मतलब इसका जो अटैक प्रीफर होगा वो कौन सा होगा, इक्वेटोरियल। क्या बात समझ में आ रही है? तो इक्वेटोरियल अटैक होने के बाद आपके पास सिस्टम कैसा बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा OH, और देखो अपने आप यहां पर 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन गायब हो चुका है। तो एंड में हमें यही समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से। सबसे पहली बात, कोई भी साइक्लोहेक्सेन वाला सिस्टम हो उसको चेयर फॉर्म में बनाओ। दूसरी बात, कोई भी रिएजेंट हो अगर वो हल्की रिएजेंट है तो वो एक्सेल अटैक करेगा, यदि वो बल्की रिएजेंट है वो इक्वेटोरियल अटैक करेगा। बल्की रिएजेंट का इक्वेटोरियल अटैक करने का कारण क्या होता है, उसका 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होना। और आपको पता है, आपने स्टोइकोमेट्री में पढ़ा होगा, ये रिपल्सिव इंटरेक्शंस होते हैं जो कि सिस्टम को लेस स्टेबल बनाते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि सर हमें ये तो बता दो कौन हल्की रिएजेंट है और कौन बल्की रिएजेंट है। तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ चार्ट लिख देता हूँ और कुछ एक ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसके अकॉर्डिंग एक परसेंटेज है जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हल्की रिएजेंट क्या करते हैं, एक्सियल अटैक प्रीफर करते हैं, और बल्की रिएजेंट क्या करते हैं, इक्वेटोरियल अटैक प्रीफर करते हैं। और फिर हम इस सिस्टम के डिफरेंट केसेस को एक एक करके स्टडी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन की। देखो अगर मैं इस टेबल की बात करता हूं तो इस टेबल में क्या है, आपके पास ये डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल हैं और ये आपके पास सिस्टम है। अब इस सिस्टम पे जब डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं तो आपके पास एक्सियल अटैक की परसेंटेज है और इक्वेटोरियल अटैक की परसेंटेज है। सबसे पहले बात करता हूं मैं इसकी। मैंने अभी एग्जांपल में बताया था, जब इसने एक्सियल अटैक किया तो इसमें कोई 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं था। तो देखो इसी वजह से यहाँ पर इक्वेटोरियल की परसेंटेज कम है और एक्सियल की परसेंटेज ज्यादा है। तो हम बोलेंगे इस वाले केस में एक्सियल ज्यादा अटैक मोर फेवरेबल है। अब इस केस में बात करते हैं। इस वाले केस में हमने देखा था कि यहां पर क्या था, हमारे पास 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन था और उसी ही इंटरेक्शन की वजह से देखो यहां पर इक्वेटोरियल अटैक ज्यादा प्रेफरेबल है ओवर एक्सियल अटैक। इस वाले केस में देखो थोड़ा सा बल्की रिएजेंट है तो यहां पर इक्वेटोरियल अटैक प्रेफरेबल है। ये भी क्या है, बल्की रिएजेंट है, तो जिसकी वजह से यहां पर भी क्या है, इक्वेटोरियल अटैक प्रेफरेबल है। मतलब कुल मिला के आपको बस बात इतनी सी समझनी है, जैसे ही आपके पास जो बल्की रिएजेंट होगा उस बल्की रिएजेंट में आपका जो अटैक होगा वो इक्वेटोरियल अटैक होता है। उसका रीजन होता है ताकि आप लोग 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन को खत्म कर सको। बस इतनी सी बात है। ये आपके पास टेबल है, एक टेबल थोड़ी सी याद कर लो, बाकी हम जैसे जैसे रिएजेंट्स पढ़ेंगे अपने आप उसका आइडिया मिलता जाएगा। देखो अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये सभी क्या है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जिनको हम लोग अपने सबसे पहले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। LiLH4, NaBH4, B2S6, BS3 इस तरीके से इस फॉर्म में हो सकता है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये स्टार्टिंग वाले क्या है आपके पास, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स हैं, और ये जो है आपके पास ये क्या है, थोड़े से बल्की नेचर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। मतलब बल्की नेचर के कैसे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुल मिला के बात यही है कि हमेशा जो बल्की रिएजेंट्स होते हैं वो क्या अटैक प्रीफर करेंगे, इक्वेटोरियल अटैक प्रीफर करेंगे, और जो आपके पास हल्की रिएजेंट्स होते हैं वो क्या अटैक प्रीफर करेंगे, एक्सियल अटैक प्रीफर करेंगे। बस आपको इतनी सी बात बहुत अच्छे से समझ जानी है। अब मैं आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं और उस क्वेश्चंस में हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को यहां पर अप्लाई करना सीखेंगे। तो ये है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन। अब हम यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम चार चांद लगाना शुरू करते हैं। सुनिए, हम एकदम बेसिक से जाने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सबसे पहली बात आप एकदम अच्छे से नोट कर लो कि जब भी आपके पास साइक्लोहेक्सेन सिस्टम होते हैं उसके सवाल जब भी आप करोगे उसको हमेशा सबसे पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और अगर आप उसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपसे हो जाएगा बहुत
बहुत बड़ा पाप, क्योंकि इस वाले सिस्टम में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पता लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते स्टीरियोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं। तो सर अगर हमें चेयर फॉर्म में बदलना है तो सर हमें चेयर फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। तो अब वो समय आ चुका है जहां पर मैं आपको चेयर फॉर्म की जानकारी देना शुरू कर दूं। देखो आपको बहुत अच्छे से पता है चेयर फॉर्म कुछ इस तरीके से बनती है, आप सभी बना सकते हो, लेकिन इसमें आपको बॉन्ड की पोजीशन वगैरह पता होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास सिस्टम में कुछ इस तरीके से बॉन्ड्स होती हैं, आप बहुत आसानी से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। हर जगह पर आप इस तरीके से बॉन्ड्स को लगा सकते हो। जब आपने बॉन्ड्स लगाना शुरू किया, अब ध्यान देखना, जब आपने बॉन्ड्स लगाना शुरू किया तो यहाँ पर कौन सी बॉन्ड है अप, यहाँ पर कौन सी बॉन्ड है अप, यहाँ पर कौन सी बॉन्ड है डाउन, यहाँ पर कौन सी बॉन्ड है डाउन, यहाँ पर भी कौन सी है अप, यहाँ पर कौन सी है डाउन, यहाँ पर है अप डाउन, ये है अप डाउन, ये है डाउन और ये है अप। जब आप इसको चेयर फॉर्म में बदलोगे तो आपको अप और डाउन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, पहली बात। तो अगर आप देखोगे जितने आपके पास अप वाले हैं उतने ही आपके पास डाउन वाले हैं, ये बात समझ में आ रही है। और आपको ये भी पता है जो मैं ये पोजीशंस दिखा रहा हूँ, यही सारी पोजीशंस क्या होती हैं आपके पास, यही सारी पोजीशंस आपके पास जो मैं दिखा रहा हूं इस वाले केस में एक्सियल और इक्वेटोरियल होती हैं। मतलब अगर मैं यहां से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करता हूं तो यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन भी कितनी होती हैं 6, इक्वेटोरियल बॉन्ड कितनी होती हैं 6 और एक्सियल बॉन्ड कितनी होती हैं 6। इस पॉइंट को आपको सबसे पहले समझना है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दोगे। मैं ये आपको चेयर फॉर्म बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको सबसे पहले इस सिस्टम को इसमें बदलने के लिए इनकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करनी पड़ेगी। और जबकि ये एक दूसरे के क्या है, ट्रांस में है, अगर ये डैश पे बैच पे है तो ये किस पे है, डैश पे है। तो अब हम थोड़ा बदलना शुरू करते हैं। देखो जब हम इसको चेयर फॉर्म में बदलेंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, इस तरीके से ऐसे लगा दोगे, बिल्कुल लगा दिया। अब देखो ये वाला जो ग्रुप होता है ये बल्की ग्रुप होता है, और जो बल्की ग्रुप होता है उसको हमेशा स्टैंडर्ड पोजीशन पर रखते हैं, मतलब कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखते हैं। तो इसका ये यहाँ पर लग जाना तो एकदम मतलब स्वाभाविक सी बात है। लगा दिया आपने, और ये मैं ऊपर की तरफ ही दिखा रहा हूं। और देखो ये वाली पोजीशन बॉन्ड ऊपर की तरफ थी ना, अब ये क्या है, डाउन की तरफ है। तो देखो इधर अगर मैं दिखाऊंगा तो ये वाली पोजीशन कौन सी है 1, ये वाली कौन सी है 2, ये वाली 3 और ये वाली 4। देखो यहां पर आपने 1 बोला, यहां पर आपने 2 बोला, यहां पर 3 बोला, यहां पर 4 बोला। अब आपको 4 वाली बॉन्ड और 3 वाली बॉन्ड के डाउन पोजीशन को देखना है। देखो एक तो डाउन इसकी ये है और एक डाउन इसकी ये है। बहुत बड़ी बातें बता रहा हूं मैं। अगर आप देखोगे तो ये इसकी अप है और ये इसकी अप है। अब मुझे बताना कि इस वाले ग्रुप को लगाने के बाद अब ये वाले ग्रुप को आप कैसे लगाने वाले हो। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वाला ग्रुप तो नीचे की तरफ आना चाहिए। तो हम बोलेंगे सर इन दोनों को पकड़ो और पकड़ के ओ लगा दो, इन दोनों को पकड़ो और पकड़ के ओ लगा दो। तो जब आप इसका तस्वीर बनाओगे तो तस्वीर आपके सामने कुछ ऐसी सी बन जाएगी। ध्यान से देखना, ये वाला लगा दिया, ये तो जाहिर सी बात है यहीं आएगा, और इस वाले केस में हम लोग कुछ इस तरीके से लगा देंगे। क्या बात समझ में आ गई? अगर आप कैसे भी किसी और तरीके से बनाते तो वो गलत हो जाता। तो सबसे पहले तो आपको इसको चेयर फॉर्म में बदलना आना चाहिए। वहाँ पर क्वेश्चन करना एक अलग बात है। मैंने अभी तक कोई रिजेंट की बात नहीं की, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं की। अभी तो आप चेयर फॉर्म के अंदर ही जूझ रहे हो कि चेयर फॉर्म में कौन सा डाउन है कौन सा अप है, कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिसाइड करने वाले हैं। तो जैसे ही आपने बनाया, अब आपके सामने क्या है, LiAlH4। तो आपको तो ऐसे देखना ही नहीं है, आपको तो क्या देखना है, H- है। अब मुझे बताना कि यहाँ पर ये इपॉक्साइड है, तो एक तो अटैक यहाँ पर भी हो सकता है और अटैक यहाँ पर भी हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो हमें पता है ये हल्की रिजेंट है और हमेशा अटैक कहां से होता है, एक्सियल अटैक होता है। जब बल्की रिजेंट होता है वो कैसा होता है, इक्वेटोरियल। अब यहां पर वो कॉन्सेप्ट लगाया है जो मैंने आपको अभी तक सिखाया। जैसे ही आपने किया तो आप बोलोगे सर यहां से ये बॉन्ड ऐसे टूट कर, तो आपके पास इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका, देखो इस तरीके से यहां पर आ जाएगा O- और यहां पर आ जाएगा H, और यहां पर ये वाला ग्रुप आपका लगा ही रहेगा। और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आपके पास वर्कअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
वर्कअप। ध्यान देखिएगा, जब आप इसको वर्कअप करोगे तो देखो किस तरीके से बन रहा है, ये वाला इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास OH आ रहा है और यहाँ पर आपके पास H आ रहा है। दिस इज योर आंसर। लेकिन एग्जामिनर बहुत शातिर होते हैं, वो आंसर को इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आपको दोबारा से इसको इसी ही सिस्टम में बदलना है, ऐसे वाले सिस्टम में। तो बदलना शुरू करते हैं। देखो पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री में यही मातापच्ची है कि पहले इसको चेयर फॉर्म में बदला, आपका आंसर आया, फिर चेयर फॉर्म को दोबारा से उस सिस्टम में बदलो, और आप जो अटकते हो वो यहाँ और यहाँ अटकते हो और कहीं नहीं अटकते। इसमें आपको क्या बताने वाली बात थी कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एक्सियल पोजीशन ये होती है, तो यही सारी बातें आपको समझनी थी। जब आप बनाओगे तो सबसे पहले इस ग्रुप को कैसे दिखाओगे, इस तरीके से दिखाओगे, आपने दिखा दिया। अब देखो ये वाली पोजीशन 1 है, ये वाली 2 है, ये वाली 3 है, ये 1, ये 2 और ये 3। अब मुझे बताइए OH कहाँ जा रहा है, डाउन जा रहा है। देखो ना, ये वाली पोजीशन क्या होती है, डाउन, और ये वाली पोजीशन क्या होती है, अप और डाउन आपस में स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग रखती हैं। अगर एक ऊपर है तो एक नीचे की तरफ होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो OH होगा वो इस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री में प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले घर बैठ में यही सीखना है कि किस तरीके से साइक्लोहेक्सेन सिस्टम को चेयर फॉर्म में बदलना है, चेयर फॉर्म को हमेशा साइक्लोहेक्सेन सिस्टम बदलना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन 2 सवालों की। देखो आपको जो दिक्कत आ रही है बस आपको चेयर फॉर्म में बदलना और उसको बाद में दोबारा से सिस्टम में कन्वर्ट करने में ही आ रही है। तो सबसे पहले इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले इसको चलिए चेयर फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। जब आप इस फॉर्म को चेयर फॉर्म में बदलेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो ग्रुप है वो हमेशा क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा, और इसका मतलब एक तरीके से अप होगा। तो आप सबसे पहले इसी ही को बना लो। देखो जब आपने इसको बनाया तो आपने यहाँ पर इस तरीके से ME बना दिया, ठीक है। इसको आपने ये आप इक्वेटोरियल अप पर दिखाओगे, बिल्कुल ये बात समझ में आ रही। इक्वेटोरियल और कैसा होना चाहिए, अप होना चाहिए, ये आपने दिखा दिया। ये अप भी है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन भी है। अब आपको ये देखना है, ये पोजीशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो देखो ये वाली पोजीशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब 2 और 3 पर आपको क्या दिखाना है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन दिखाना है। तो अब आप देखो इसका नेचर भी कैसा होगा, अप होगा। तो आप सबसे पहले 2 और 3 पे अप वाली बॉन्ड देखो। तो आपको पता है एक तो बॉन्ड ऐसी होती है इक्वेटोरियल जो कि अप की तरफ जा रही है, और एक बॉन्ड ऐसी होती है इक्वेटोरियल। तो इन दोनों बॉन्ड को पकड़ के एक साथ O के साथ जोड़ो। फिर से पॉइंट समझने की कोशिश करो जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो O लगाना है वो अप की तरह लगाना है, क्योंकि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी है वैसी ही इसकी होगी। तो अगर ये अप में जा रहा है, आप इसके बीच में एक लाइन खींचो, जो अप में जा रहे हैं वही एक स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रखते हैं, और जो अपोजिट जा रहे हैं वो ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री रखते हैं। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को पकड़ के हमने क्या बना दिया, इस तरीके से O लगा दिया। अब ये सिस्टम आपका ये वाला बन चुका है। आप अगर यहां से यहां नहीं बना पा रहे हो तो आपकी बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में दिक्कत है, जहां पर आपको अप डाउन और इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन के बारे में आइडिया नहीं है, और वो बहुत ही बेसिक है। उतना बेसिक अगर आप बोल रहे हो बताने के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन फिर भी यार ये चीज तो आनी चाहिए। जब एक बार आपने ये सीख लिया तो अब आपको पता है LiAlH4 है, तो यहाँ पर क्या है, H- है। तो सुनिए, अगर यहाँ पर H- है तो आपको वो भी बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ और यहाँ, तो इस वाले में तो आपकी एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई है, तो आपके पास बस यही वाली एक्सियल पोजीशन बचती है। तो आप बोलोगे सर जो H- है वो यहाँ इस एक्सियल अटैक करेगा, क्योंकि हमें पता है हमेशा जो H- है वो बल्कि रिएजेंट नहीं हल्की रिएजेंट है, और हल्की होने की वजह से एक्सियल अटैक करता है। आप बोलोगे सर यहाँ पर अटैक क्यों नहीं किया, तो देखो ना यार, ये वाली पोजीशन जो आप बना रहे हो वो एक्सियल की वजह से ही तो बना रहे हो। इस बॉन्ड का नेचर क्या है, जब मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो ये बॉन्ड का मतलब ही क्या है, यही बॉन्ड तो एक्सियल होती है। जब वो एक्सियल पे ही O बना हुआ है तो आप कैसे अटैक करा सकते हो, तो यही हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपने अगर यहाँ अटैक किया तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो देखो देखो, यहाँ पर आ जाएगा Me, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा OH। और देखो दोनों की सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री आ रही है। हमेशा जब भी दिक्कत हो तो बीच में ऐसे लाइन खींचा करो, और देखो क्या दोनों एक तरफ जाके मिलेंगे कहीं पर तो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होती है। जब दो ग्रुप एक जगह कहीं जाकर मिल सकें तो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होती है। अब दोबारा से अगर मुझे इस सिस्टम में बदलना है तो कैसे बदलूंगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Me आ जाएगा, बिल्कुल ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, तो हम 2 पर क्या लगा देंगे, इस तरीके से OH लगा देंगे, और H को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इतना
कार्यक्रम करने में कामयाब हो, समझ जाइए यही स्टीरियोकेमिस्ट्री है जो मुझे आपको सिखानी है रिएजेंट्स के लिए। हमने अभी रिएजेंट्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, हम तो अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनको आपस में कन्वर्ट, कैसे वगैरह क्या क्या करेंगे। अब देखो इस सवाल की बात करते हैं। अब इस सवाल में मुझे ME लगाना है, लेकिन इसका मतलब क्या है, डाउन लगाना है, मतलब इक्वेटोरियल भी लगाना है और डाउन पे लगाना है। अब आप देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। मान लो मैं आपके सामने बनाता हूं यहां पर सबसे पहले इस तरीके से, यहां पर बोलोगे सर यहां पर आप लगा दो, तो देखो ये डाउन तो है लेकिन क्या ये इक्वेटोरियल है? आप बोलोगे नहीं सर ये क्या है, एक्सियल है। और एक्सियल पे हम कभी भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, तो इसका ये स्टेबल फॉर्म है ही नहीं। अब बोलोगे सर चलो एक्सियल ही लगाना है, तो देखो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ME, तो देखो इक्वेटोरियल लगा दिया हमने और ये डाउन भी दिख रहा है, चलो एक पॉसिबिलिटी मान ली। क्या सर ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है यहाँ पर ME इक्वेटोरियल पर तो आ रहा है लेकिन ये डाउन नहीं, ये अप नेचर है। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अप है, लेकिन ये इक्वेटोरियल पे तो है और ये डाउन है, तो हम बोलेंगे ये वाला सही है और ये वाला गलत है। आपको कुल मिला के यहाँ पर सपने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं सबसे अच्छे सिर्फ डाउन और इक्वेटोरियल करने हैं। इस वाले केस में क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक्सियल की वजह से 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है। अब इन दोनों में ही इक्वेटोरियल है लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डाउन। तो देखो इस वाले केस में हमें डाउन का फील आ रहा है और इस वाले केस में हमें अप का फील आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला होगा। अब जब आपने ये वाला बना दिया तो इसके 1 और इसके 2 और इसके 3, तो 1 2 और 3। अब इस वाली जगह पर आपको क्या लगाना है, O लगाना है, और ये किस में है, अप में है, तो इसका एक अप ये है और एक अप ये है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास O होगा। जब ऐसे O होगा तो यहाँ से कौन अटैक करने आएगा, देखो LIAL D4 है, तो D4 में क्या जाएगा, D- आ जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा अटैक कहाँ से हुआ, देखो देखो ध्यान देखना ध्यान से। अगर मैं इसके अटैक की बात करूंगा तो अटैक कहाँ से मैं करवाऊंगा इसके, एक तो आपके पास यहाँ पर एक्सियल है और यहाँ का एक्सियल तो आपका क्या है, पहले से ही इसके साथ एंगेजमेंट में है, तो आप बोलोगे जो D- है वो यहाँ से अटैक करेगा, ये इसकी एक्सियल पोजीशन है ना, तो जैसे ही यहाँ से अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा और आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर ME और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से OD या फिर OH ले लो, वर्कअप वगैरह अगर किया होगा तो वहाँ पर OH ले लो और इस वाली जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सियल पर D आ जाएगा, एक्सियल पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अब आपको इस सिस्टम में बदलना है। अब इस सिस्टम में आप कैसे बदलोगे, इस पॉइंट को समझो। इस सिस्टम में बदलने के लिए सबसे पहले आप ME लगा लो, यहाँ पर ME लो लगा दिया। अब इसके सेकंड पोजीशन पर क्या है, D, और D और इसकी क्या है, अपोजिट है, तो आप बोलोगे सर D आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ वाले सिस्टम में क्या हो जाएगा आपके पास, ये दोनों एक तरफ आ रहे हैं ना, तो D आपके पास ऐसा हो जाएगा और इस वाले सिस्टम में क्या हो जाएगा आपके पास OH हो जाएगा, क्योंकि ये डाउन है ना, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी तक जो आपको अगर परेशानी आ रही होगी तो बस आपको इतनी सी आ रही होगी कि इसको पहले इस सिस्टम में बदलना और फिर इस सिस्टम में, फिर दोबारा से सिस्टम में बदलना। तो आपको सबसे पहले अप और डाउन बॉन्ड की बहुत अच्छी कैलकुलेशन होनी चाहिए, कैसे का कहाँ पर कितनी होती हैं, एक्सियल कितनी होती हैं, इक्वेटोरियल कितनी होती हैं, अप कौन सी होती है, डाउन कौन सी होती है, इक्वेटोरियल अप कौन सी होती है, इक्वेटोरियल डाउन कौन सी होती है, एक्सियल अप कौन सी होती है, एक्सियल डाउन कौन सी होती है। जब आपने स्टार्टिंग में साइक्लोहेक्सेन पढ़ा होगा तो उसकी स्टार्टिंग में भी यही सिखाते हैं, एक्सियल बॉन्ड कौन सी है, इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन सी है। और ये जो बल्कि ग्रुप लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, ताकि वहां पर साइक्लोहेक्सेन की फ्लिपिंग बंद हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक लास्ट सवाल और देता हूं, उसमें आप ट्राई करिए। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन में एक बार दोबारा से कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मैं इस लास्ट क्वेश्चन के माध्यम से फिर एक बार सारे कॉन्सेप्ट समराइज करता हूं अभी तक जो मैंने पढ़ा है। मैंने सबसे पहले ये पढ़ाया कि आप इस सिस्टम को सबसे पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब जब आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इस ही में कन्वर्ट करते समय सावधानी रखनी है, जहां पर सब बच्चों से दिक्कत होती है, गलतियां होती हैं। जब आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इसको चेयर फॉर्म बना लो बना लिया। अब देखो ये वाला जो केस है ये O है और यहाँ ME है, और ME आपको पता है कहाँ जाएगा, डाउन में जाएगा। डाउन में तो जाएगा ही, साथ में कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पर जाएगा। ये बात तो पता होनी चाहिए जो ग्रुप होते हैं बल्कि। तो देखो अगर मैं डाउन बताऊं और इक्वेटोरियल बताऊं तो मुझे यही समझ में आ रहा है, ये डाउन में भी है और इक्वेटोरियल भी है, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, ME लगा दिया।
अब H की तो कोई टेंशन लेते नहीं है। अगर इस वाले केस के लिए मैं देखूंगा तो देखो इसी के बगल में 1 और 2 है, तो हम बोलेंगे इन दोनों केस की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक्सियल पे तो जुड़ जाएगा, आपकी तरफ है, और इसकी आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेटोरियल हो जाएगी। तो आप इस केस में कुछ ऐसे बना दोगे, ऐसे। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें यहां से तो आपके पास एक्सियल इन्वॉल्व है, और यहां से इस बॉन्ड से आपके पास इक्वेटोरियल इन्वॉल्व है। क्या बात समझ में आ रही है इतनी? तभी तो इस तरीके से जाएगा, और इन दोनों की स्टोइकोमेट्री अपोजिट दिखाई दे रहा है। अब जब आपने ये बना दिया तो अब सामने से क्या आएगा, H माइनस आएगा। मतलब जो आज के लेक्चर में मैंने सिखाया वो कॉन्सेप्ट अब लगना शुरू होगा। ये जो आप पहले कार्यक्रम कर रहे हो, ये पहले का कार्यक्रम आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री का जब आप स्टार्टिंग करते हो, इसमें आज मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये तो आपको पहले से आना चाहिए। जो आज सिखाया वो ये सिखाया, यदि कोई हल्की रिएजेंट होगा तो उसका अटैक कहाँ होगा, एक्सियल अटैक होगा। अब आपको एक्सियल अटैक करने के लिए पहचानना पड़ेगा कि सर एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है जब पहचानना पड़ता है। तो देखो इस वाले केस में आप बोलोगे सर यहां से अटैक करवा दो, अरे भाई ये ऑलरेडी बॉन्ड एक्सियल में इन्वॉल्व है। जब ऑलरेडी एक्सियल बॉन्ड इन्वॉल्व है तो कैसे अटैक होगा। तो अब ये वाला जो एज दिख रहा है, तो ये वाला इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है एपॉक्साइड फॉर्मेशन में, तो हम बोल सकते हैं इस बार हमारे पास जो अटैक होगा H माइनस का वो एक्सियल से ही होगा। मतलब ये जो आप करवा रहे हो अभी भी आप इसको एक्सियल अटैक कहोगे। पॉइंट समझो, जब मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने आपको इस बॉन्ड को लेकर बताया था, इतने बॉन्ड को लेकर, तभी मैंने ये समझाया था कि सामने यदि कोई न्यूक्लियोफाइल है, अगर इस तरीके से आए, सिर्फ इस बॉन्ड के लिए बताया था, तो उसको एक्सियल बोलते हैं, और अगर यहां से आए तो उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो अब इस बॉन्ड के लिए नहीं बता पाओगे। यहां पर इसका एक्सियल है तो यहां से आए तो एक्सियल, और यहां से आए तो इक्वेटोरियल। ऐसे ही इस वाले केस में यहां से आए तो एक्सियल, और यहां से आए तो इक्वेटोरियल। ऐसे ही यहां से आए तो इक्वेटोरियल, और यहां से आए तो एक्सियल। तो कुल मिला के आपको एक्सियल अटैक करवाने की सोचनी है, वो रटना नहीं है कि ऊपर से ही आना चाहिए, ऊपर से ही आना चाहिए। इस वाले केस में तो नीचे से आ रहा है, अपना दिमाग ही लगा दिया। मतलब एक्सियल मतलब ऊपर बना लिया और इक्वेटोरियल मतलब नीचे बना दिया। पता नहीं भगवान जाने किसने सिखाया, क्या मैंने ऐसे सिखाया? नहीं, मैं सिखा रहा हूं एक्सियल अटैक होगा। और जब एक्सियल अटैक होगा तो देखो कुछ सिस्टम कैसा बनेगा, सिस्टम कुछ इस तरीके से बनके यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये O माइनस होगा, ये Me होगा, और यहाँ पर तो आपके पास H लग जाएगा। तो आप जब इसका वर्कअप करवाओगे तो वर्कअप करवाने के बाद यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर Me आ जाएगा। अब जब आप दोबारा से इस सिस्टम को चेंज करोगे इस सिस्टम में, तो आप बोलोगे सर Me तो वैसा ही रहा, और यहाँ पर इस Me पर ही क्या आ जाएगा, OOH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OOH, मतलब OH आ जाएगा। इतनी बात अगर सबको समझ में आ रही तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने हैं। तो अगर आज के पूरे लेक्चर में मैं आपसे बात करता हूं तो मैं आपको पहला लेक्चर पढ़ा रहा हूं रिएजेंट्स का, जहां पर मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ जोड़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं जुड़ना आपने स्टार्ट किया होगा, जिसमें मैंने सबसे पहला सिस्टम लिया साइक्लोहेक्सेनोन सिस्टम। आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फिर उसको हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री से जोड़ा। फिर मैंने बताया यदि वहां पर प्रोडक्ट में स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म हो, मेजर माइनर में फॉर्म हो, उस कॉन्सेप्ट को हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी कहते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिविटी दो प्रकार की होती है, एनेंशियो सेलेक्टिव और डायस्टीरियो सेलेक्टिव। अब इसमें कुछ नया नहीं है, यदि वो दोनों प्रोडक्ट एनेंशियोमर्स होते और मेजर माइनर होते तो एनेंशियो सेलेक्टिव होते। यदि वो दोनों प्रोडक्ट दोनों मिरर इमेज नहीं होते, डायस्ट्रोमर्स होते और मेजर माइनर होते, ये मेजर माइनर होना बहुत जरूरी है, तो वह डायस्ट्रो सेलेक्टिव होते। उसके बाद हमने ये सीखा कि चलो आखिरकार हमने समझ लिया कि हम इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते समय एक दिक्कत आई कि अटैक एक्सियल होगा या अटैक इक्वेटोरियल होगा। अब ये जो मैं तस्वीर बना रहा हूं ये सिर्फ मैं इस पोजीशन के लिए बना रहा हूं, इस पोजीशन पे तस्वीर बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और इस बात को समझने के लिए मैंने सी प्लैक मॉडल समझाया, जहां पर आपको ये समझाया कि एक्सियल अटैक हमेशा कोई भी रिएजेंट प्रेफर करना चाहता है, और एक्सियल अटैक प्रेफर करने का रीजन मैंने समझा दिया। अब हमारे पास खुद का एक ऑब्जर्वेशन आया, जो हल्की रिएजेंट होंगे वो क्या करेंगे, एक्सियल अटैक करेंगे, और जो बल्कि रिएजेंट होंगे वो क्या करेंगे, इक्वेटोरियल अटैक करेंगे। फिर मैंने इसका रीजन समझाया,
इसका रीजन होता है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स करवाए और उस एग्जांपल में आपको 2 स्टेप्स लगाने हैं। सबसे पहला स्टेप तो वो लगाना है जो आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में सीखा है। आखिरकार जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है उस साइक्लोहेक्सेन में किस तरीके से चेयर फॉर्म में बदलोगे, वो आपको बहुत सावधानी से करना है। और दूसरा स्टेप जो मैंने आज सिखाया कि रिएजेंट किस तरीके से अटैक करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अगला लेक्चर हमारा होगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में, जो ब्रिज हेड कंपाउंड्स होते हैं आखिरकार उनमें किस तरीके से अटैक होता है, एंडो अटैक, एक्सो अटैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, मॉडल के साथ समझाऊंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।